अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो को थंबनेल से तो आप समझ गए होंगे कि ये किस बारे में है, लेकिन इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि किसी को ज़ख़म हो जाता है हाथ के ऊपर, यहाँ पे। अब वो ज़ख़म हो जाता है, वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, ये पूछता है कि ये ज़ख़म कैसे हुआ, फिर उसके बाद उस ज़ख़म का मुआयना करता है। फिर उसके मुआयने के बाद डॉक्टर ये सोचता है कि ये किस हद तक ख़तरनाक है, या किस हद तक हल्का ज़ख़म है या गहरा ज़ख़म है, कितना ये गंदा ज़ख़म है। उसके बाद उसी सोच के हिसाब से डॉक्टर एंटीबायोटिक या दवाइयाँ तजवीज़ करता है, जिसके अंदर लगाने वाली यानी क्रीम या पेस्ट भी कोई हो सकता है। उसके बाद वो मरीज़ को एक ख़ास बात बताता है कि रोज़ाना आपने अपने ज़ख़म को ऐसे साफ़ करना है, इसके ऊपर ये क्रीम लगानी है और ये एंटीबायोटिक लेनी है, और इसके ऊपर नज़र रखनी है कि ये ठीक होने की तरफ जा रहा है या ख़राबी की तरफ जा रहा है। और अगर ख़राब होने की तरफ जा रहा है तो आपने इतने दिन के बाद या इस वक्त आपने वापस आना है मेरे पास। ये बड़ा सुकून होता है एक ऐसे ज़ख़म पे कि जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें अब यही ज़ख़म हो, इसी टाइप का ज़ख़म हो, लेकिन वो डॉक्टर और मरीज़ दोनों की आंख से छुपा हुआ हो, तो कितना बड़ा मसला होता है ऐसे ज़ख़म को ठीक करना। और जैसे कि हाथ की मिसाल दी मैंने, हम लोगों को ये समझाते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ज़ख़म जल्दी ठीक हो जाए तो आपने इसको खुश्क रखना है, इसको मॉइस्ट नहीं होने देना है, इसको पानी से बचाना है। लेकिन वो जो ज़ख़म जो छुपा हुआ है आपकी आंखों से, बदकिस्मती से अगर वो किसी ऐसी जगह पे मौजूद हो जहाँ पे हर वक्त पानी मौजूद हो, तो कितना बड़ा मसला बन जाता है, कितना मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए जो ऐसे ज़ख़म को रखते हैं अपने जिस्म में। ये कौन से मरीज़ होते हैं? इनको हम कहते हैं कि मैदे के अल्सर वाले मरीज़। अब देखें, मैदा जो है वो आपके जिस्म के अंदर मौजूद है। मैदा एक ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे आप झांक नहीं सकते, जैसे आप हाथ के ज़ख़म को देखते हैं। तो इसी तरह से वहाँ पे हर वक्त गैस्ट्रिक जूसेस हैं। मैदे का वो पानी है जिसकी तेज़ाबियत हद से ज़्यादा यानी कि नीचे है। मिसाल के तौर पे कि मैदे की जो तेज़ाबियत है वो 1.5 या 2 या 2.5 होती है। अब ये वो तेज़ाब है जो अगर किसी के हाथ पे भी गिरा दिया जाए तो जलन होती है, और जब ज़ख़म पे गिराएंगे तो कितनी ज़्यादा जलन होगी। और फिर मैदा वही जगह है कि जहाँ से खाने ने गुज़रना है। आपने जो भी खाना है उसमें हो सकता है मिर्चें हों, तो वो भी ज़ख़म को लगेंगी, पानी भी लगेगा, तेज़ाब भी लगेगा। तो उसी खाने को क्योंकि हज़म करने के लिए तेज़ाब था, तो वो भी मजबूरी है कि वहाँ पे जो सेल्स हैं वो भी उसको। तो यानी इन तमाम बातों का मकसद आपको एक ऐसे टेस्ट की अहमियत के बारे में बताना है जो आपको ये मौका देता है, आपके डॉक्टर को ये मौका देता है कि वो उस ज़ख़म को अपनी आंखों से कैमरे की मदद से देख पाते हैं। ये जो टेस्ट है इसको हम कहते हैं एंडोस्कोपी या अपर जीआई एंडोस्कोपी। अपर जीआई का क्या मतलब है कि जीआई कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल। गैस्ट्रो कहते हैं मैदे को यानी स्टमक को, और इंटेस्टिनल आंतों को कहते हैं। अपर इसलिए कही जाती है कि कहते हैं ना कि अगर कोई छोटा शख्स है तो कोई बड़ा भी होगा, कोई पतला है तो कोई मोटा भी होगा, तो एक अल्फाज जो है दूसरे की ज़िद हो सकता है। तो अपर जीआई है तो लोअर जीआई भी होता है। तो यहाँ पे क्योंकि हम अपर जीआई एंडोस्कोपी की बात कर रहे हैं, जिसको ईजीडी भी कहते हैं, ईसोफेगो गैस्ट्रो डिडोर्डनी, बेसिकली जो हमारी छोटी आंत का पहला हिस्सा होता है हम उसे ड्यूडेनम कहते हैं, लेकिन गोरा उसे डुआर्डनम कहते हैं। तो इसलिए जो है ना ईसोफेगो गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्कोपी, यानी कि ईसोफेगो होता है ये फूड पाइप, खुराक वाली जो पाइप है, इसको ईसोफेगस कहते हैं। गैस्ट्रो कहते हैं हम मैदे को, और ड्यूडेनम या ड्यूडिनम हम कहते हैं छोटी आंत का पहला हिस्सा, क्योंकि 3 होते हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम और आइलियम। तो पहला जो आंत का, छोटी आंत का पहले हिस्सा होता है, उसका सेकेंड पार्ट होता है, वहाँ तक जब हम कैमरे की मदद से मुआयना करते हैं तो इस टेस्ट को हम कहते हैं अपर जीआई एंडोस्कोपी। तो एंडो मतलब होता है इनसाइड, और स्कोपी होता है देखना। ये जितने भी प्रोसीजर होते हैं कैमरे की मदद से किए जाते हैं, इनको एक्चुअली हम एंडोस्कोपी कहते हैं, क्योंकि ये अंदर कैमरा जाता है और हम देखते हैं। तो वो लोग जिनको मैदे का अल्सर हो, वो लोग जिनको खुराक की नाली जो है इसमें जलन रहती हो, तेज़ाबियत रहती हो, वहाँ पे भी ज़ख़म बन सकते हैं। तो क्यों, उसकी वजह क्या होती है कि जो मैदे की तेज़ाबियत है, अगर आपको ज़ख़म नहीं है तो ये तेज़ाबियत को इसके नुकसान से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने, कुदरत ने मैदे को एक झिल्ली दी है। वो इतनी ऐसी झिल्ली होती है कि वो आपको इस तेज़ाब को नुकसान नहीं पहुंचाने देती। लेकिन एक दफ़ा वहाँ पे ज़ख़म बन जाए तो फिर ये बार बार आपको मैदे में दर्द होता है, जलन होती है, खाना खाने के बाद दर्द या जलन होती है, खाली पेट हो तो तब भी दर्द या जलन होती है। लेकिन जो हमारा फूड पाइप है, यानी आपने मुँह में खाना डाला, उसको चबाया,
उसको च्यू किया, उसके बाद जब आप उसको नीचे लेके जाते हैं तो आपके मुंह और मैदा, क्योंकि जो हाजमा है, डाइजेशन है, उसका अमल तो मैदे से शुरू होना है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट होता है वो आपके फूड पाइप के ज़रिए होता है, जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं। अब जो ईसोफेगस की झिल्ली है वो आपकी जिल्द की झिल्ली की तरह ही होती है, यानी वो तेज़ाब से बचने, तेज़ाब खुदा न खास्ता किसी के ऊपर हाथों पे गिरा दिया जाए किसी जिस्म के हिस्से पे तो जल जाता है। तो जो ईसोफेगस है, अगर वहाँ पे मैदे का तेज़ाब आ जाए तो वो भी जलने के डर होता है। तो अल्लाह ताला ने, कुदरत ने वहाँ पे एक दरवाज़ा डाला है, उसको हम कहते हैं लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, यानी फूड पाइप के नीचे एक दरवाज़ा है जो सिर्फ इस तरह खुलता है कि जो ही खुराक नीचे जानी हो तो वो खुल जाता है, जैसे खुराक नीचे जाती है तो वो शट बंद हो जाता है ताकि मैदे से कोई चीज़ वापस ना आए। लेकिन बाज़ लोगों में ये दरवाज़ा कमज़ोर हो जाता है किसी भी वजह से, तो फिर ये जो फूड पाइप है इसकी वो झिल्ली जो तेज़ाब को नहीं बर्दाश्त कर पाती तो वो ज़ख्मी होना शुरू हो जाती है। इसको हम रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस भी कहते हैं। रिफ्लक्स का मतलब होता है वापसी की तरफ कोई चीज़ आए। ईसोफेगस में आपको बता चुका हूँ, फूड पाइप को कहते हैं आइटस, सोजिश के वहाँ पे ज़ख्मों की वजह से सोजिश हो जाती है, या इसको गर्ड भी कहते हैं, बड़ा मशहूर लफ्ज़ है कि गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के ऐसी बीमारी जिसमें गैस्ट्रो यानी स्टमक की चीज़ जो है वो ईसोफेगस की तरफ रिफ्लक्स हो जाती है और वो बीमारी पैदा होती है। तो वो लोग जिनको मैदे की जलन हो, मैदे की दर्द हो, जिनको खाने की जो नाली है या सीने में जलन या दर्द हो बार बार हो, जिनको खाना खाने के बाद ये मसाइल इस तरह के जन्म लें, कभी खुदा न खास्ता खून की उल्टियाँ आ जाएँ या उल्टी आ जाए, या तो ये वो थोड़े मसाइल होते हैं। या इसी तरह से बहुत सारे लोग जो जिगर के मरीज़ होते हैं तो उनके मुख्तलिफ जगहों की तरह मैदे और ख़ुराक की नाली में जो वेन्स होती हैं, खून की वो नालियाँ जो खून को पूरे जिस्म से दिल की तरफ लेके जाती हैं, वो फूलना शुरू हो जाती हैं। तो ईसोफेजियल वायरसेस इसको कहते हैं। या फिर बाज़ का तो उनके मैदे से ब्लीडिंग होने का डर होता है तो उनमें भी ये टेस्ट किया जाता है। तो एंडोस्कोपी जो है उसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। बुनियादी तौर पर इंतहाई ये सेफ़, इंतहाई ये महफूज एक प्रोसीजर है, लेकिन सिर्फ उस डॉक्टर के ज़रिए जिसको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कहते हैं, उस डॉक्टर के ज़रिए, उस गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के ज़रिए जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस तरह के टेस्ट पहले किए हैं। पूरी दुनिया में ये होता है कि जब आपने फ्रीक्वेंसी कहते हैं हम कि कोई भी ऑपरेशन करवाना होता है या कोई भी प्रोसीजर, तो देखते हैं कि उस शख्स ने पहले कितने किए हैं। गोरा क्या करता है कि पहले जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको अपनी निगरानी में काफ़ी प्रोसीजर करवाता है और बाद में उनको आज़ाद आना। तो आपने भी किसी ऐसे शख्स का इंतखाब करना है अगर आपको एंडोस्कोपी करवानी है, या गैस्ट्रोस्कोपी भी से कहते हैं, गैस्ट्रो मैदे और स्कोपी होता है, देखना कि जिसको ये काम करना आता है। अगर आप किसी ऐसे शख्स से एंडोस्कोपी करवाते हैं जिसने बहुत ज़्यादा पहले ये काम किया है तो वो उसके हाथों में ये बहुत सेफ़ है, और अगर किसी अनाड़ी के हाथ आप चढ़ जाते हैं तो फिर ये बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। इसमें क्या करते हैं, आपको कोई बेहोश नहीं करते। आपको कहा जाता है कि आपने रात 12 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, अगर आपको 8-9 बजे या 10 बजे आपका ये टेस्ट होना है। इसलिए कहा जाता है कि आपने कुछ नहीं खाना है कि अगर आप ये समझना चाहते हैं कि क्यों डॉक्टर आपको रात को रोज़ा रखवाते हैं या भूखा रखते हैं, बिल्कुल आपको ना पानी का कहा जाता है ना आपको खाने का कहा जाता है। हाँ, कुछ दवाइयाँ हो सकती हैं कि अगर आप खाते हैं दिल की या कोई भी ऐसी, तो उस सूरत में वो आपको थोड़ा सा कह देते हैं कि आप गोली ले लें, लेकिन वैसे आपकी दवाइयाँ, वो जो खाना वगैरह सारा बंद कर दिया जाता है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो आप 1 सेकंड के लिए अपने मुंह के अंदर अगर उंगली डालेंगे तो आपको उल्टी आएगी। तो वो तो पूरा जो एंडोस्कोपी करते हैं वो एक तार डाली जाती है जिसके आगे एक कैमरा लगा होता है, और उसको, तो उस तार को थोड़ा पाइप भी कह सकते हैं, छोटा सा पाइप, बारीक पाइप, उसको पीछे कंट्रोल करता है डॉक्टर अपने हाथ से। तो उसको जब आपके गले में डालते हैं तो जाहिर है आपको इसी तरह उल्टी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अगर आपने फ़र्ज़ करें कि खाना खाया हो या पानी पिया हो तो वो जो मैदे के अंदर मौजूद होगा वो सारा आपके सांस की नाली में चला जाएगा, जो कि बहुत बड़ा मसला होता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि आपको ये कहा जाता है कि आपने ओवरनाइट, यानी आपने रात के बाद या कम से कम 6 से 8 घंटे या 12 घंटे का रोज़ा रखवाया जाता है आपको, ताकि एक तो उसके 2 फ़ायदे हो जाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि उल्टी नहीं आएगी, अगर आएगी भी तो वो कुछ भी नहीं होगा मैदे में। और दूसरा, जब मैदे का मुआयना करना और वहाँ पे ऑलरेडी कोई चिकन कोरमा और ये शामी कबाब पड़े हैं तो वो ज़ाहिर है कोई मुआयना हो ही नहीं सकता। तो वो मुआयना बिल्कुल क्लियर होगा अगर आपने कुछ नहीं खाया हुआ है। क्योंकि लोगों को डर होता है कि जी नाली जाएगी तो मुझे दर्द होगा, तो दर्द नहीं होता, वैसे स्प्रे कर देते हैं आपके मुंह पे ताकि आपको महसूस ही ना हो। होश में रहते हैं आप। बहुत ज़्यादा कोई मरीज़ बेचैन हो बहुत ज़्यादा, तो उसको हम हल्का सा नींद का टीका लगा देते हैं जिसे मिडाज़ोलैम कहते हैं, तो वो भी कभी कभी किसी किसी को लगाना होता है। तो उसके बाद ये पाइप डाला जाता है आपके मुंह के ज़रिए। मुंह के अंदर एक चीज़ लगाई जाती है प्लास्टिक की, ताकि आप दांतों से उस पाइप को पकड़ ना लें।
वो फिर पाइप नीचे जाता है, डॉक्टर आपसे बात भी कर रहा होता है, आप की सूरत हाल पूछ भी रहा होता है, और आपको बाज़ औक़ात सामने क्योंकि मॉनिटर लगा होता है तो आपका मैदा नज़र आ रहा होता है, खुराक की नाली नज़र आ रही होती है। डॉक्टर बिल्कुल बगौर जायज़ा लेता है कि कहाँ पे ज़ख़म है, उसकी क्या सूरत हाल है, फिर वहाँ से मवाद लिया जाता है जिसे बायोप्सी कहते हैं, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि ये आम ज़ख़म है या कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं बड़े मशहूर जिसको एच पाइलोराई या हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, तो वो इन ज़ख्मों में घुसे हुए होते हैं, उनकी वजह से भी ये भी ज़ख्म होते हैं। नीचे खुराक की जो नाली होती है जिसको डुओडेनम या ड्यूडेनम कहते हैं, उसमें भी वो ज़ख्म अल्सर करते हैं। तो वहाँ से बायोप्सी लेता है, फिर ये भी देखता है कि कहीं खुदा न खास्ता कैंसर तो नहीं है, जो कि बहुत कम लोगों में होता है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए परेशान नहीं होना। तो उसके बाद डॉक्टर इसको निकाल लेता है नाली को, इस कैमरे वाली को। उसके बाद वो आपसे बातचीत करता है, आपको एक्सप्लेन करता है। आप कुछ देर आपको वो डॉक्टर वहाँ पे रखेंगे, ये अक्सर क्लिनिक्स में कर लिया जाता है, और उसी दिन आपको भेज दिया जाएगा। हाँ, हो सकता है कि एक दिन के लिए आपको नरम ग़िज़ा का कहा जाए, आपको कहा जाए कि आपको गले में कुछ इरिटेशन होगी, थोड़ा दर्द होगा, तो इससे परेशान नहीं होना। फिर आपकी रिपोर्ट ये फ़ौरी डॉक्टर आपको बता देता है कि आपका क्या चीज़ उन्होंने देखी है। रिपोर्ट वो आपको दे देंगे, और बायोप्सी जो होती है उसकी रिपोर्ट कुछ दिनों में आ जाती है। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है, वो लोग जिनको खुराक की ये जो नाली है इसमें जलन रहती है, तेज़ाबियत रहती है, मैदे में जलन या तेज़ाबियत रहती है, या उनको छोटी आंत का अल्सर जिसे ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं, तो उसके लिए ये किया जाता है जिसको हम कहते हैं अपर जीआई एंडोस्कोपी। ये प्रोसीजर एक अच्छा प्रोसीजर है, इसे घबराने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। बाज़ का गैस्ट्रिक अल्सर अगर बना हो तो उसकी दवाइयाँ दी जाती हैं। अगर बैक्टीरिया जो एच पाइलोराई हो तो उनकी 14 दिन की दवाइयों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, 3-4, और फिर बाद में फॉलो अप एंडोस्कोपी भी की जाती है उस ज़ख़म की सूरत हाल को देखने के लिए। या कोई अगर किसी का जिगर ख़त्म हो चुका है तो जो ईसोफेजियल वेरिसेस हैं, यानी खून की वो नालियाँ जो इतनी फैली हुई होती हैं कि उनसे ब्लीडिंग होने का डर होता है, तो बाज़ तो उनको बैंड लगा दिया जाता है, और बाद में बैंड की सूरत हाल देखने के लिए कि जो क्लैंप लगाया था, बैंड लगाया था, टीका लगाया था, उसको देखने के लिए कि वो कैसी सूरत हाल में, तो फॉलो अप एंडोस्कोपी भी की जाती है। ये है थोड़ी सी बुनियादी मालूमात एंडोस्कोपी के बारे में। काफ़ी लोग पूछते थे तो मैंने सोचा कि आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ ताकि आप परेशान ना हो। इस चैनल के अलावा भी मेरे 2 चैनल हैं, डॉक्टर अफजल कार्डियोलॉजी ऑफिशियल और डॉक्टर मोहम्मद अफजल, तो अगर आपके पास टाइम है तो उनको भी विजिट करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई अच्छा सा कमेंट करें। वीडियो कोई अच्छी लगती है और आप समझते हैं कि इस काबिल है कि किसी दूसरे को फ़ायदा दे सकती है, तो शेयर का नीचे ऑप्शन है, उससे दोस्त से, रिश्तेदारों से, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।